चलिए अब हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेके 323 और यही आज का हमारा एक्चुअल में टारगेट था। वो जो जानकारी मैंने आपको दी पार्ट 1 में वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें दी गई जानकारी के अनुसार ही आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, वरना आपको इसे समझना थोड़ा कठिन होगा। समझ में तो आएगा परंतु कुछ ऐसी चीज़ें जहां आप अटक सकते हैं, जहां पे आपको डाउट होगा, उसके लिए आपको पार्ट वन देखना ज़रूरी है। तो आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है, पहले हम उनको देखेंगे और उसके बाद एक एक अनुच्छेद को सीक्वेंस वाइज में पूरा चीर फाड़ करके पढ़ेंगे, अंदर तक जान के पढ़ेंगे कि आपसे सवाल कोई कहीं से भी पूछेगा तो आपके जहन में खून में उसका जवाब बहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 315 की। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात कही गई है। मतलब केंद्र के लिए भी एक आयोग हो और राज्य के लिए भी एक आयोग हो, दोनों का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 315 में दिया गया है उनके गठन का प्रावधान। अगर अनुच्छेद 316 की बात करें तो उन्हीं सदस्यों की, जो लोक सेवा आयोग होगा उनके सदस्यों की, अध्यक्षों की नियुक्ति की और उनकी पदावधि के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 317 की अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में दिया गया है। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति, मतलब एक नियम बनाने की शक्ति, उनकी सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 318 में दिया गया है। और अगर बात करें अनुच्छेद 319 की तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिषेध दिया गया है कि उन पे कौन कौन सी सीमाएं हमने आरोपित की हैं, उसके बारे में भी अनुच्छेद में दिया गया है 319 में। अनुच्छेद 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कृत्य, मतलब लोक सेवा आयोग के कार्य। मुझे ऐसा लगता है कि MPPSC के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे कि लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये जरूर चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। लोक सेवा के आयोग के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 320 में दिया गया है। अनुच्छेद 321 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, मतलब लोक सेवा आयोग के कार्य को चाहे तो संसद विस्तार कर सकती है, उसके बारे में प्रावधान क्या दिया, कहाँ दिया है? 321 में। अनुच्छेद 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के व्यय, उनके बारे में दिया गया है कि कहाँ से उनको पैसा आएगा, कहाँ उनका खर्च हो जाएगा। और अनुच्छेद 323 जो कि इस लोक सेवा आयोग का सबसे अंतिम अनुच्छेद कहलाएगा, वो है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, मतलब वार्षिक रिपोर्ट को वो कहाँ पेश करेंगे, किसको देंगे, प्रतिवेदन किसे देंगे, उस बारे में अनुच्छेद 323 में दिया गया है। तो ये तो थे आपके संवैधानिक प्रावधान का एक ओवरव्यू कि किस संविधान में क्या क्या दिया गया है और उसकी हेडिंग, उसका मुख्य नाम क्या है। अब मैं आपको इनके अंतर की एक एक चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से अनुच्छेद 315 से। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संघ में और राज्य में लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है और वो प्रावधान आपको अनुच्छेद 315 में देखने को मिलेगा। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया गया है। कुल मिला के लोक सेवा आयोगों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि आपने नाम सुना होगा संयुक्त लोक सेवा आयोग का। वो क्या है? अगर 2 या 2 से अधिक राज्य वो चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में प्रॉपर लोक सेवा आयोग है, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 राज्यों के लिए सिर्फ एक ही आयोग काम करता है, एक ही लोक सेवा आयोग काम करता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें कि उनके लिए सिर्फ एक ही आयोग काम करे तो वो क्या करेंगे, इससे संबंधित एक प्रस्ताव को पारित करेंगे अपने अपने विधानमंडलों द्वारा और उनके लिए फिर संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। मतलब कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना चाहे तो संसद कर सकती है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, परंतु जो राज्य ऐसा करना चाहते हैं उनको उस संबंधित राज्य से एक एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा। उसके बाद संसद इस प्रक्रिया पे अपना काम करेगी और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है।
परंतु ये चीज़ कैसी होगी कि जब राज्य चाहें तब 2 राज्य हो सकते हैं, एक के लिए तो प्रॉपर होता ही होता है। अगर 2 राज्य चाहें तो कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग है, अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों चाहें कि भैया हमारे यहाँ भी जो लोक सेवा आयोग काम करे, हम तीनों राज्यों के लिए सिर्फ एक ही लोक सेवा आयोग होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ में भी अलग लोक सेवा आयोग है, बिहार में भी एक अलग लोक सेवा आयोग है, ठीक है। परंतु ये तीनों राज्य अगर चाहें कि हमारे यहाँ हम तीनों राज्यों में सिर्फ एक ही लोक सेवा आयोग काम करे, तो मध्य प्रदेश सरकार को अपनी विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। और एक कौन सा राज्य बोला मैंने, छत्तीसगढ़ द्वारा भी एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और बिहार द्वारा भी एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। फिर इन तीनों प्रस्तावों को कहाँ पहुँचाया जाएगा, संसद में पहुँचाया जाएगा, और संसद विधि द्वारा फिर क्या करेगी, इन तीनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक प्रावधान ये भी है कि हो सकता है किसी राज्य में लोक सेवा आयोग ना हो या गठित ना हुआ हो या उसकी प्रक्रिया चल रही हो, परंतु तुरंत में तो काम करने के लिए कुछ तो हो उनके पास। तो ऐसा भी एक प्रावधान है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अगर उनसे अनुरोध करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग उस संबंधित राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यूपीएससी चाहे तो किसी राज्य के लिए भी वहाँ का काम कर सकता है लोक सेवा आयोग के रूप में, परंतु इसके लिए अनुरोध किसके माध्यम से होना चाहिए, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के माध्यम से अनुरोध किया जाना चाहिए। और ऐसा अनुरोध राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए ही चाहिए इसमें, राज्यपाल भी अनुरोध करेगा, उसके बाद ही यूपीएससी उस संबंधित राज्य में लोक सेवा आयोग के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा भी एक प्रावधान आपको 315 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये था अनुच्छेद 315, जिसमें हमने लोक सेवा आयोगों के गठन की बात कही, जिसमें राज्य और संघ दोनों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात है। संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हमने देखा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब राज्यपाल अनुरोध करेगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो यूपीएससी उस राज्य संबंधित राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के रूप में कार्य कर सकता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 316, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको 3 आयोग के बारे में बताया, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो एक एक करके समझेंगे। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पर अगर हम बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की इससे पहले आप राज्य लोक सेवा आयोग समझिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। पर अगर हम बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें 3 राज्य हैं या 2 राज्य हैं और 2 राज्यों के अलग अलग राज्यपाल हैं, तो उसमें कौन राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा। इसी कारण से संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मतलब संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए, अब यहाँ पे एक विशेष बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान के अंतर्गत किसी भी आयोग का, मतलब चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख ही नहीं दिया है। हो सकता है किसी आयोग में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी हाल फिलहाल में 6 सदस्य होंगे, ठीक है ना, किसी आयोग में 8 भी होंगे, किसी आयोग में 10 भी होंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आयोगों के सदस्यों की संख्या का वर्णन संविधान में कहीं पे भी नहीं दिया गया है। अब जब उनके सदस्यों की संख्या का निर्धारण ही नहीं दिया गया है संविधान में, तो भाई कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है और राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उनको समय और परिस्थिति के हिसाब से जितने सदस्यों की आवश्यकता होगी वो उतने सदस्यों की नियुक्ति वहाँ पे कर सकते हैं और राज्य के संबंध में राज्यपाल वहाँ पे कर सकता है। तो कुल मिला के ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल पे कि किस आयोग के अंतर्गत या संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कितने सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष तो एक ही होगा, परंतु सदस्यों की संख्या का उल्लेख आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः अगर आयोगों की बात करें तो उसमें 9 से लेकर लगभग 11 सदस्य तक अभी तक देखा गया है कि अधिकतम 11 सदस्य देखा गया है और निम्नतम 9 सदस्यों को देखा गया है, ठीक है ना।
यूपीएससी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, और राज्य के संदर्भ में तो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। तो निम्नतम 9 या अधिकतम 11 सदस्य सामान्यतः अभी तक देखे गए हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि 11 ही होंगे, हो सकता है आने वाले समय में 12 भी कर दिया जाए, या हो सकता है 8 सदस्य हो जाएं। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। इसके साथ ही आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख भी आपको संविधान में नहीं किया गया है कि आयोग में बनने वाला सदस्य या अध्यक्ष कैसा हो। जैसे आप अगर यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता निर्धारित है कि मिनिमम आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, आपके पास कोई ना कोई स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो ये कहलाता है आपका क्या, योग्यता। ठीक है, आपकी उम्र के बारे में बता दिया गया है, तो ये आपकी योग्यताओं के अंतर्गत आता है। परंतु संविधान के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि एक प्रावधान इसमें ये कहा गया है कि आयोग के अंतर्गत काम करने वाले या नियुक्त होने वाले सदस्य होंगे उनको कम से कम 10 वर्षों तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मतलब ऐसे आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्ष तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत विशेष पॉइंट बता रहा हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। अगर आपने संविधान की पुस्तिका को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके एक एक अनुच्छेद का बराबर वर्णन देखा होगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और वो क्या प्रावधान है, देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है। मतलब उनकी नियुक्ति की तारीख तक उनके पास 10 वर्ष का अनुभव तो होना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार का। परंतु उस 10 वर्ष में कौन कौन सा अनुभव काउंट किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की स्वतंत्रता के पहले क्राउन के अंदर का काम किया है, ठीक है, तो उस 10 वर्ष के अंतर्गत क्या क्या काम काउंट होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्वतंत्रता के पहले भी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किसी पद पे काम किया है और उसके बाद फिर किसी राज्य सरकार के अंतर्गत काम किया है। जैसे 1947 के पहले उसने 6 साल तक उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किसी पद पे काम किया है, ठीक है। और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत 4 वर्ष तक काम किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत तो उन्होंने सिर्फ 4 वर्ष तक ही उन्होंने काम किया है, और क्राउन में उन्होंने 6 वर्ष तक का काम किया है। तो ये दोनों को मिला के 10 वर्ष भी काउंट होगा। कहने का मतलब 10 वर्ष के अनुभव में आपने किसी भारत सरकार के अंतर्गत चाहे स्वतंत्रता के बाद काम किया हो, चाहे आपने स्वतंत्रता के पहले काम किया हो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो ये अनुभव भी आपका उसमें काउंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, इंटरव्यू ही आपकी रैंक डिसाइड करती है। इंटरव्यू में बताया गया नॉलेज, आपकी स्टडी नहीं देखी जाती, आपकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं कि आपको क्या पता है, ठीक। तो इस 10 वर्ष के अनुभव में क्या क्या काउंट होगा कि वो अनुभव जो स्वतंत्रता के पहले भी था, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किसी पद पे रहते हुए हमने किया, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर आपने किसी राज्य सरकार में या भारत सरकार में काम किया है तो वो अनुभव भी आपका काउंट उसमें होगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो आयोग में सदस्य होंगे। तो अगर संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि वो उनमें से किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। और ऐसी ही शक्ति राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के पास होगी कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो वो उपस्थित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। और ऐसी शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 316 के क्लॉज नंबर 1 में दी गई है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करने का भी प्रावधान है, और वो नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करेंगे। किससे? उनके सदस्यों में से चुन के। बात करें हम आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की, तो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और
65 वर्ष की उम्र तक का, इनमें से जो भी पहले हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष तक अपने पद में धारण रहेगा, और अगर उसकी उम्र 65 वर्ष तक हो जाएगी तो उसे पदमुक्त होना पड़ेगा। तो 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे बना रहेगा। और बात करें राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, तो उसमें 6 वर्ष तक तो उसमें भी अध्यक्ष और सदस्य बने रहेंगे, परंतु अधिकतम आयु उनकी यहाँ पे 62 वर्ष हो जाती है। तो राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद को धारण करेंगे। इसके साथ ही अगर अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा लगता है कि उन्हें अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसी कारणवश, या उन्हें नहीं करना है, किसी कारणवश नौकरी नहीं करना है, उस पद पे नहीं रहना है, तो वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली बात है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, एक बार अगर उसका अध्यक्ष या सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं या अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो फिर वो किसी भी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। मतलब जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष हुआ, उसने एक बार अगर त्यागपत्र दे दिया या पदमुक्त हो गया, तो वो पुनः अध्यक्ष नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पे पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। परंतु इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि उनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान आएंगे। ठीक है, अभी बस आप ये याद रखिए कि किसी भी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पद अवधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये था आपका अनुच्छेद 16, जिसके अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए थे वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 317 की, जिसमें लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और उसका निलंबित किया जाना बताया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें समझने वाली बातें हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ये बात मैंने आपको कैग के संदर्भ में भी समझाई थी कि वो उसी रीति और उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल 2 ही आधार पर हटाया जाता है, एक होता है असमर्थता, दूसरा होता है कदाचार। ठीक है ना। ऐसे ही लोक सेवा आयोग को ये तो नहीं कहा गया है कि उसी रीति से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, परंतु इसके लिए भी यही प्रावधान है कि अगर किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को आपको हटाना है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही वजह होती हैं, एक होती है असमर्थता, दूसरी होती है कदाचार। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे असमर्थता का मतलब क्या होता है। असमर्थता मतलब ये कि वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए या अपने कर्तव्य से, उसके जो पद के कर्तव्य हैं उससे बाहर वो किसी सवेतन में काम करना चालू कर दे। मतलब कि वो ऑलरेडी यहाँ पे सदस्य तो है ही है या अध्यक्ष तो है ही है, इसके साथ ही वो बाहर जाके किसी लाभ के पद में जाके काम करने लगा है, कहीं पे जाके और नौकरी कर रहा है और वहाँ से भी वेतन प्राप्त कर रहा है, तो भी वो उसकी असमर्थता के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। असमर्थता तो नहीं कहेंगे, उसको कदाचार कहेंगे क्योंकि उसने दुराचार किया है, कदाचार के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है। या राष्ट्रपति को उसकी राय में ये लगे कि ये व्यक्ति का पद में बना रहना अब उतना उचित नहीं है क्योंकि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसकी शारीरिक क्षमता ठीक नहीं है, उस हिसाब से अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति असमर्थ है तो उसको भी वो उस पद से हटा सकता है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपकी असमर्थता के अंतर्गत काउंट होती हैं, जिसमें दिवालियापन, मानसिक डिस्टर्बेंस या शारीरिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी असमर्थता के अंतर्गत आएंगी। और कदाचार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो कदाचार से संबंधित विशेष प्रावधान आपके लिए इसमें हैं, वो आपको समझना जरूर चाहिए। अगर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के मामले में कोई भी कदाचार का मामला सामने आता है तो याद रखिएगा, पहले उस मामले की जांच पड़ताल कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी, अगर कोई कदाचार का मामला अध्यक्ष या सदस्य के मामले में आता है तो उस मामले को राष्ट्रपति पहले सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेजेगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत उस मामले की जांच पड़ताल करेगा और उस पे अपनी राय प्रस्तुत करेगा कि इस व्यक्ति द्वारा किया गया ये जो आचरण है या जो कदाचार है यह सही है या गलत है। अगर सही है तो वो उसको पदमुक्त करने की सलाह देगा, अगर सही नहीं है तो फिर उसको पदमुक्त करने की सलाह नहीं देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए।
और जब न्यायालय इस संबंध में रिपोर्ट भेजेगा तो राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए कि वो उसको अलग करे या नहीं करे, ठीक है, उसको पद से मुक्त करे या नहीं करे। और याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट में जो सिफारिशें होंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको आपको पदमुक्त नहीं करना है तो राष्ट्रपति उसको पदमुक्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और अगर कहा है कि करना है तो कर सकता है। कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, मतलब उसको उसकी बातों को मानना आवश्यक है। ये संविधान में बराबर जिक्र किया गया है, ठीक है। और जब ऐसा कोई मामला अध्यक्ष सदस्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उसकी जांच पड़ताल चल रही होगी, तब तक के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो उस संबंधित व्यक्ति को आयोग से निलंबित कर सकता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो वो राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है तब तक जब तक वो उसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, जब तक सिफारिश नहीं आ जाती न्यायालय की, और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल उस व्यक्ति को निलंबित करके रख सकता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा अनुच्छेद 317 में कैसे किसी व्यक्ति को हटाया जाएगा आयोग के, और उसके लिए क्या क्या प्रावधान है ये मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 318 की हम बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 में दी गई है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी आयोग में उसके सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं दिया गया है। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कि वो कितने सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, कितने सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं। ये उनकी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब आयोग की ज़रूरत के हिसाब से राष्ट्रपति राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। फिर भी इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो गया। इनकी दशा में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल विनियम द्वारा, मतलब एक विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों की अवधारणा कर सकेगा। मतलब कि कितने सदस्यों की नियुक्ति करना चाहिए और क्या उनकी सेवा शर्तें होना चाहिए, ये सब निर्धारित करने का काम संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 318 में दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 319 की, तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिषेध, मतलब उन पे कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं ये, और यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से एक बार मुक्त हो जाता है तो वो पुनर्नियुक्ति के हेतु पात्र नहीं होता है, परंतु कुछ उसमें एक ऐसी एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, वो आपको अनुच्छेद 319 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 319? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको समझना है, याद भी नहीं करना है, सुनना है, बस उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग की, मतलब यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। पहला तो उसमें ये प्रतिबंध लगाया गया है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण कर सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। इसको एक बार ऐसे समझिए कि जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, जब वो उसके अध्यक्ष पद से एक बार रिटायर होगा, मतलब उसका पद मुक्त वहाँ से होगा, तो उसके पास ना तो वो किसी भारत सरकार के अंतर्गत नौकरी कर सकता है, यानी कोई पद धारण करेगा, और ना ही वो राज्य सरकार के अंतर्गत कोई पद धारण करेगा, परंतु वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या तो फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। वो पुनर्नियुक्त मात्र उसी जगह पे, उसी पद पे नहीं हो सकता है। समझ में आया? जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो अगर अध्यक्ष पद से पदमुक्त हो जाता है तो वो अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष पद में तो कभी भी नियुक्त नहीं हो सकता, उस पद पे पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, परंतु वो यूपीएससी के अंतर्गत अध्यक्ष पद में नियुक्त हो सकता है,
यूपीएससी के अंतर्गत वो सदस्य पद में नियुक्त हो सकता है, या अगर वो छत्तीसगढ़ में चाहे, बिहार में चाहे, या झारखंड में चाहे, पंजाब में चाहे, वहाँ के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के पद में नियुक्त हो सकता है। बस वो किसी भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई पद में नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों को उस आयोग के या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे यूपीएससी में कोई सदस्य है जो उसकी सदस्यता से क्या हो गया है, पदमुक्त हो गया है, तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन होगा कि वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या किसी राज्य विशेष के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, परंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पद को वो धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी किसी राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये वही बात हुई कि जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सदस्य हो गया, अब वो उस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वो अध्यक्ष बन सकता है, परंतु उसी पद पे मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के लिए अब वो पात्र नहीं होगा, और साथ ही साथ भारत या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी नौकरी नहीं करेगा। ये ऐसे प्रावधान जो इन पे प्रतिषेध लगाते हैं वो अनुच्छेद 319 के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यूपीएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं या पीएससी वाले, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूपीएससी या किसी भी आयोग का जो सदस्य होगा या अध्यक्ष होगा वो राज्यपाल जरूर बन सकता है। और याद रखना, राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक पद है, ना कि राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई रोजगार है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो राज्य की रोजगार है या केंद्र की रोजगार है, परंतु राज्यपाल क्या है, ना तो केंद्र का रोजगार है ना ही वो क्या है, राज्य का रोजगार है। वो एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो कोई भी सदस्य जो यूपीएससी का हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो, चाहे किसी भी लोक सेवा आयोग का हो या अध्यक्ष हो, वो राज्यपाल बनने के लिए पात्र होगा, क्योंकि वो किसी भी सरकार के अंतर्गत रोजगार का पद नहीं कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। इसके बाद अनुच्छेद 320 की अगर हम बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में दिया गया है, उसके कृत्यों के बारे में दिया गया है। बहुत आसान है, इसमें कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ वही चीज़ें दी गई हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग जो है संघ की सेवाओं तथा राज्य लोक सेवा जो है वो राज्य की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा, उनका संचालन करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध करें कि वह किसी विशेष सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना बनाए और उनको लागू करने में उन राज्यों की सहायता करे, तो संघ लोक सेवा आयोग ऐसी सहायता देने के लिए भी कर्तव्यबद्ध कहलाएगा। मतलब ऐसा है कि कोई भी राज्य या 2 से अधिक राज्य ये कहे कि हमारी लोक सेवा आयोग में अभी भैया अध्यक्ष नहीं है, कर्मचारी नहीं है, वो हमारा पेपर नहीं बना सक रहे हैं, थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो आप यूपीएससी से वो ये कहेंगे कि आप हमारे राज्य के लिए परीक्षा का क्या कर दें, आयोजन कर दें। और वो आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा, परंतु वो इन लोक सेवा आयोग के अंतर्गत किया जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्य अगर यूपीएससी से ऐसा अनुरोध करें कि वो हमारे राज्य के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन करें किसी विशेष पद के लिए, तो भी यूपीएससी कर सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कुछ इनके कर्तव्य कहलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनसे कुछ परामर्श भी लिया जाता है, जैसे सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विशेष पदों पर, है ना, इन पे क्या सिफारिश भी लिया जाता है। ठीक है, या सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर कि कौन कौन से सिद्धांत होंगे जिनको अनुसरण किया जाना चाहिए। अगर लोक सेवा आयोग नहीं समझ पा रहा है तो वो यूपीएससी से संपर्क करेगा, उनसे कुछ अनुसरण करेगा, उनसे जानकारी लेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे उन चीज़ों को लागू करेगा। इस प्रकार के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं लोक सेवा आयोग के। तो इसका सिर्फ आर्टिकल आपको पता रहना चाहिए कि 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा ऐसी कुछ विशेष चीज़ें जानने लायक नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 321 की, तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। क्या कहता है अनुच्छेद 321, संसद या राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या
राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 321 में बताया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। जैसे संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में कोई प्राधिकरण हो गया, कोई कॉरपोरेट निकाय हो गया या कोई सार्वजनिक संस्थान हो गया, उसके निजी प्रबंधन का कार्य दे सकता है। संसद अगर ये कहे कि भाई आप इस संस्थान का भी प्रबंधन कीजिए या इस निकाय का या इस कंपनी का आप प्रबंधन कीजिए, तो यूपीएससी को वो काम करना पड़ेगा, बशर्ते वो कार्य दिया जाने वाली संस्था संसद हो, उसके द्वारा कोई विधि बना के दिया गया हो। तो संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 321 में बताया गया है। और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर संसद चाहेगी तो लोक सेवा आयोगों के कार्यों में क्या कर सकती है, वो विस्तार कर सकती है, क्योंकि सेवा शर्त कार्य का डिसाइड करने का कार्य तो संसद का ही है, तो वो जैसा चाहे वैसा कार्य इन संस्थाओं के माध्यम से करवा सकती है। अगर संसद चाहे तो वो ये कह देगी कि भाई सारे जितने लोक सेवा आयोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अभी बीच में ये प्रावधान भी आया था, शायद आपको याद होगा, 2018-19 की बात है, जब मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अब जितने भी लोक सेवा आयोग होंगे उनको ख़त्म किया जाएगा और सिर्फ एक ही संस्था यूपीएससी ही इस बारे में कार्य करेगी। ठीक है ना, ये बात भी आई थी बीच बीच में, आपने न्यूज़ में सुना होगा। क्योंकि ये कार्य जो है संसद के अंतर्गत डिपेंड करते हैं कि वो इन आयोगों के कार्यों को विस्तार कर सकती है और इनको अगर संसद चाहेगी तो ऐसा कर भी सकती है कि जितने भी राज्य के लोक सेवा आयोग उनको समाप्त करके सिर्फ एक संस्था यूपीएससी के माध्यम से सभी राज्यों की भर्ती लेना चालू कर दिया जाए, ऐसा कर भी सकती है वो। और ये बीच में न्यूज़ भी आई थी, आपने देखा भी होगा। तो संसद चाहेगी तो इनके कार्यों का क्या कर सकती है, वो विस्तार कर सकती है और जो चाहे इनसे कर्तव्य करा सकती है। अब ये नहीं कि उनको आतंकवादी बना दे, पर वो ऐसे जो कार्य हैं, जो उचित कार्य हैं, वो करवा सकती है संसद इन संस्थाओं के माध्यम से। और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को अगर यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श दिया जाता है तो उसको वो खारिज नहीं कर सकती। मतलब कि किसी भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। जो यूपीएससी जो भी परामर्श देगी उसको मानना ही पड़ेगा, मतलब बाध्यता है, उसकी सिफारिश को मानने की बाध्यता है, चाहे वो विभाग हो चाहे वो मंत्रालय हो। अगर संसद ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, बीएचईएल के प्रबंधन का कार्य यूपीएससी को सौंप दिया गया, अगर यूपीएससी उस निकाय के लिए जो भी सिफारिशें करेगी उसको बीएचईएल को और सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो मंत्रालय को मानना ही पड़ेगा। ये बाध्यता है, ये ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय, कहाँ कहाँ से उनका पैसा आएगा, कहाँ कहाँ उनका पैसा खर्च होगा, इस बारे में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 322 में। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि आयोग के व्यय यथास्थिति भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कुल मिला के अगर इन आयोगों को पैसा चाहिए, किसी चीज़ में अगर इनको व्यय चाहिए, तो वो पैसा भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भारत की संचित निधि, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कहाँ से, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 322 में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संचित निधि जो कि अनुच्छेद 366 में दी गई है, उस पर मतदान नहीं हो सकता, चाहे वो संसद में हो चाहे विधानमंडल में हो, इनमें मतदान नहीं हो सकता। जो भी चीज़ें संचित निधि पे भारित होंगी उन पे मतदान नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर अनुच्छेद 323 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, मतलब उनकी वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 323 में। क्या कहता है अनुच्छेद 323? संघ या राज्य लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपे। कुल मिला के बात यह है कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का काम ये है कि वो साल भर में जो भी कार्य करेगा, कहाँ उसने पैसा खर्च किया, कहाँ कितने नियुक्ति की, कहाँ पे उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, उन सभी का एक वार्षिक रिपोर्ट बनाए और उसे राष्ट्रपति के पास पेश करे या उसको सौंपे, उनको प्रस्तुत करे। ठीक है, और यही कार्य होगा किसका, राज्यपाल के राज्य के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग का, कि वो ऐसी रिपोर्ट बनाए, वार्षिक रिपोर्ट बनाए और उसे राज्यपाल के पास पेश करे। अब इन दोनों व्यक्तियों का ये दायित्व होता है, राष्ट्रपति का दायित्व होता है कि ऐसी रिपोर्ट को वो संसद के पटल पे पेश करे, और राज्यपाल का ये दायित्व होता है कि वो ऐसी रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पे क्या करे, उसे पेश करे।
और उसके बाद इन पे चर्चा होती है संसद के अंतर्गत। ये आगे की कहानी है, हम आगे समझेंगे। तो ये प्रतिवेदन वाली जो बात है अनुच्छेद 323 में दी गई है कि यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ देगी? संबंधित व्यक्ति को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेगी। चलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और हम बात कर लेते हैं जिनसे आपको फैक्चुअल प्री में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ कि सर रोज़ वारकर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने, जिसका गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? ली आयोग की समिति पे सिफारिश पे, जो कि 1923 में गठित की गई थी। अगर सर A.R. जॉर्डन की बात करें तो ये संघीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। 1935 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम परिवर्तित करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। 1935 में जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, जब संघीय लोक सेवा आयोग बनाया गया तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में सर A.R. जॉर्डन ने उसकी पहली शपथ ली थी। ठीक है। अगर बात करें हम संघ लोक सेवा आयोग की, 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, संघीय लोक सेवा आयोग का नाम परिवर्तित करके, और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में R.N. बनर्जी ने अध्यक्षता इसकी ग्रहण की। और अगर हम पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो रोज़ मिलियन बैथ्यू जो हैं संघ लोक सेवा आयोग की पहली अध्यक्षा हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान अध्यक्ष हैं यूपीएससी के। मेरा नाम है प्रदीप कुमार साहू। बहुत जल्दी शायद मैं इस पद में आपको देखने को मिलूँ, और अगर नहीं मिलूँगा तो आपको पढ़ाते हुए तो ज़रूर मिलूँगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्यों की हम बात करते हैं, जैसे सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो पहली बार सिविल सेवा का पेपर निकालने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कह रहा हूँ मैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मैं भारतीय सिविल सेवा का जनक नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब देखिए, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी अगर आप सुनना चाहें तो मैं बताता हूँ। दरअसल ये है कि इंडियन सिविल सर्विस थी तथा इंडियन पुलिस सर्विस थी उस समय, इन दोनों का विस्थापन खोजने के तो इन दोनों सर्विस का क्या विस्थापन खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में एक समिति बनाई गई, कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका नाम था प्रोविंशियल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और पटेल ने क्या किया? जो अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसकी अध्यक्षता के साथ साथ ये काम किया कि जो इंडियन सिविल सर्विस थी उसको बनाए रखने का समर्थन किया, और इसका नाम बदल के भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया। मतलब जो इंडियन सिविल सर्विस थी उसका नाम परिवर्तित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया, नहीं तो पहले ये इंडियन सिविल सर्विस के नाम से थी। इस कारण से वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। और आपको ये भी बता दूं कि सिविल सर्विस में भर्ती होने के लिए, मतलब सिविल सेवा में, मतलब लोक सेवक के लिए भर्ती का आयोजन आपको पता है कि 16 जुलाई 1855 को पहली बार की गई थी लंदन में। उसके बाद 1922 में इलाहाबाद और लंदन में की गई थी भारत के अंतर्गत। परंतु मैं बात करूं भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब कि IAS, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल सर्विस में तो IAS, IPS, IFS बहुत सारी सर्विस आती हैं, परंतु IAS की अगर मैं बात करूँ तो IAS के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का जो आयोजन किया गया था वो जुलाई 1947 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। याद रखिएगा, IAS के लिए पहली बार भर्ती 1947 में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की गई थी। IAS के लिए मतलब अलग से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अलग से किया गया था। ठीक है।
तो ये थे कुछ विशेष तथ्य, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, आप संतुष्ट भी होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताएं कि सर हमें यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है या यहाँ हमें डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जल्द से जल्द आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा। आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है या नहीं आता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है वीडियो देखने के बाद, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि जिससे हमें ये पता चले कि हम जो जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं वो आप पसंद कर रहे हैं। और अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसको डिसलाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता चले कि हमको हमारे अंदर कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, तो लोगों को उस चीज़ के बारे में पसंद आएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना है, आप तक बहुत अच्छी जानकारी एकदम सरल भाषा तक पहुंचाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिले। थोड़ी सी हम आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय लॉकडाउन के पीरियड में तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी है, मैं उनकी सराहना भी करूंगा कि उन्होंने पढ़ाया है। परंतु अगर आपको ये लगता है कि उनसे थोड़ा ये अच्छा है, या हमारी वीडियो के माध्यम से जानकारी हम थोड़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ये होगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी और उन तक ये जानकारी उनके पढ़ाई के लिए ये हेल्पफुल होगी। तो ये हमारी आपसे थोड़ी सी विनती होती है कि आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपको और हमें दोनों को मिले। ठीक है, और वीडियोज़ में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम उससे थोड़ा सा हमारे अंदर अपडेट लाएं, या हमें अगर ऐसे ही काम करना है तो हम इसको कंटिन्यू करते रहें। तो बहुत जल्द एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।